नमस्कार मेरे प्यारे मित्र, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आ जाएंगे। आज हमारी क्लास नंबर 35 है। इसके पहले हमने 34 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्र, अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी क्लास को अपने मित्रों तक भी शेयर कर देंगे। मत रोना किसी के छोड़कर जाने पर, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए बने बहाने से। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को चाहते हो ना, तो गाइस उसके लिए आप ऐसा वक्त ला दीजिए, अगर वो आपको छोड़कर चला भी जाए तो वो आपसे मिलने के लिए एक नए बहाने लेकर आए कि चलो उनसे मिलकर आते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, तो आपके गाइस मिलने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब तक आप सफल नहीं होते हो तब तक आपको सभी लोग छोड़ते ही रहेंगे और बगल वाले यही कहेंगे, जो आपके घर के बगल हैं या फिर जो भी आपसे जलते हैं वो यही कहेंगे कि उनसे दूर रहना क्योंकि वो अच्छे इंसान नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, उसके आपके घर के बगल या फिर जो भी हैं वो सभी यही कहेंगे कि कुछ उनसे भी सीख लीजिए, वो भी एक छोरा है। समझे मेरे प्यारे मित्र? कहने का मतलब अब आप आगे समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। हमारे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। तो देखो, भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। तो देखो, सबसे पहले कौन आया था ये भी आप याद रखना। कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आया था ये भी आपको याद होना चाहिए। 1498 में। और ये कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। तो कहने का मतलब है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। अभी मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे पहले कौन व्यापारी आया था, आपने बताया पुर्तगाली। और मैंने उसमें ही आपको बताया कि सन 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा, जिन्होंने समुद्री तट की खोज की थी। उसी की सहायता से इन्होंने भारत की भी खोज की थी। कहने का मतलब है कि वास्को डी गामा जो है ये सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी था जो कि भारत आया हुआ था। कब आया था? 1498 में। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। हमारे सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, याद रखना कब की गई थी? 1600 में की गई थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना कब की गई? 1600 में की गई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया था, बिल्कुल सही आंसर होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब समाप्त किया गया था? सन 1772 में। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपए 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या होगा? तो देखो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1717 ईस्वी में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली।
क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि सन 1765 ईस्वी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि को किसने लागू किया था। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा, सहायक संधि को किसने लागू किया था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि सहायक संधि को सबसे पहले लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या होगा, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो देखो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि हैदराबाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। अब यहाँ पर आप ये भी बता देना कि प्लासी का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, याद रखना मेरे प्यारे भाई, 23 जून सन 1757 को प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून सन 1757 को। और किन दो पक्षों के बीच हुआ यही तो आपसे पूछा गया है इसमें। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। अब देखो कहा क्या गया आपसे कि बक्सर की लड़ाई में, मेरे प्यारे भाई याद रखना, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, सन 1764 ईस्वी में। और इसमें मीर कासिम का साथ किसने दिया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, यानी मुगल सम्राट और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, इन दोनों ने मीर कासिम का साथ दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों ने, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी ये आपसे अगर पूछा जाता है तो याद रखना सन 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और आप सबका भी फर्ज बनता है आपको फ्री में क्लासेस भी दे रहा हूं, अगर आप कहीं पैसे देते तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसमें क्लास को लाइक जरूर कर देते, लेकिन मैं आपको फ्री में क्लास दे रहा हूँ इसीलिए आप क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा रहा हूं, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि क्लास को कम से कम लाइक तो कर ही दिया करें, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दिया करें। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सर थॉमस रो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कलकत्ता या फिर कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे कि कलकत्ता या फिर कोलकाता नगर की नींव जो है किसने रखी थी। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। तो देखो कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने रखी थी, जोब चारनॉग, किसके द्वारा, जोब चारनॉग के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जो है ये कब छीना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 1510 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था।
क्वेश्चन नंबर 15 का जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं नादिर शाह, बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो नादिर शाह जो थे गाइस, इन्होंने ही कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन नादिर शाह बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें, यानी कि सबसे पहले कौन आया था, दूसरे पर कौन आया, तीसरे पर कौन आया, चौथे पर कौन आया, यह आपको बताना है किस प्रकार होगा। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है पुर्तगाली, ये आप देखिएगा इस ना तो इसमें होगा और ना ही इसमें होगा, यानी बी और डी में अब आपको ढूंढना है। और पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, डच। कौन आए थे, डच। तो 2 के बाद 1, ये भी तो दोनों में दिख रहा है। फिर देखिए पुर्तगाली के बाद डच और डच के बाद कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। कहने का मतलब है सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। तो 1 और 2, पहले 2 फिर 1 फिर 3 और फिर 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर, नहीं नहीं, यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन आए थे गाइस, आपसे पूछा गया पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद कौन आए थे, डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंत में फ्रांसीसी आए थे। ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3 जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वॉन्डिवोस का युद्ध जो है ये कब हुआ था? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। तो देखो जो भी बता रहे हैं सन 1760 में, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन सन 1760 में बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? अब इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर बताएंगे कि प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि जो थी ये किस व्यापार में थी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 का जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर मसाले, बिल्कुल सही आंसर होगा। किसमें थी, मसाले। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं सन 1774 में, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 20 का बता रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? कहने का मतलब है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर नहीं किया है, कम से कम इस क्लास को मित्रों तक अपने शेयर जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि चार्ल्स मैटकॉफ को, बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन देखो हड़प नीति किसने लागू की थी? सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में पहली रेल कब चली थी? कहां से कहां तक चली थी, कितनी दूरी तय की थी, ये भी आप बताएंगे। निश्चिंत रहिए भाई, आपको वर्दी तो हम दिलाकर ही रहेंगे। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आप उस हौसले को ऊर्जा दे रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से आप सबको बता रहा हूं अब कि आप सभी को वर्दी जरूर मिलेगी। भारत में पहली रेल कब चली थी? कब चली थी याद रखना, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को बंबई से अट्ठारे के बीच चली थी। ऑप्शन नंबर है 16 अप्रैल 1853।
अगला आपके सामने कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने लागू किया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि लॉर्ड लिटन ने, बिल्कुल सही आंसर होगा। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हमने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। और आप सबको बता दें कि बहुत ही जल्द आपका 160 प्रश्नों का लाइव मॉक टेस्ट आने वाला है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, जिसमें आपके साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। लाइव मॉक टेस्ट होगा आपका, आप सभी तैयार रहिए। किस दिन होगा मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी पर मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। हो सकेगा तो वीडियो बना करके भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो आप सब तैयार रहिएगा। ओके मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल से लाइक कर देंगे, फिर हम बढ़ेंगे फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। अब आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना है खुद देख लो। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, छह बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आरआरबी में ही पूछा गया है। बताओ राइट आंसर क्या होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सबको पता है, कूलाम। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी कूलाम बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। यहाँ पर ये mg लिखा है, ठीक है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मोल का मोल ही होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट जो है या क्या है, लाइट ईयर्स या फिर प्रकाश वर्ष या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय दूरी या फिर केल्विन या फिर जूल। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि विभवांतर को मापने के लिए फिर डैश 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 उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि वोल्ट मीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन या फिर किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। कहा क्या गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनकी भौतिक इकाई एक ही है। तो देखो, बल तथा भार जो है इसकी भौतिक इकाई एक ही होती है। वह क्या है, न्यूटन। वह क्या है, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जो है गाइस, ये बल का भी मात्रक होता है और भार का भी मात्रक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बल और भार की जो भौतिक राशियों की इकाई है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल सही होगा। इन दोनों की इकाइयां बिल्कुल समान होती हैं। अगला आपके सामने कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। अब देखो गाइस, मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर कोई भी मजदूर, अगर आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में कि कोई मजदूर अपने सर पर मतलब अपने सर पर कोई भी कुछ भी लेकर के जा रहा है तो वह क्या कार्य कर रहा है, तो वह कुछ भी कार्य नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि वह लंबवत जा रहा है, 90 डिग्री में जा रहा है। तो वही कहा गया कि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कार्य होता है यदि फिर डैश 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 है। कहने का मतलब यह है कि कार्य जो है ये होगा यदि बल है, ऊर्जा है, घर्षण है या फिर शक्ति है।
आप सबको पता है कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है और अगर हमारे अंदर ऊर्जा होगी तभी हम कार्य कर सकते हैं और अगर हमारे अंदर ऊर्जा होगी तभी हम बल भी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्य होता है यदि ऊर्जा है। तो हमारे प्यारे भाई जो भी बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बांध में अगर कोई पानी है या फिर अगर आपसे कहा जाता है कि तालाब में पानी, कहने का मतलब है अगर कोई भी चीज या फिर कोई भी वस्तु स्थिर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। आपने बिल्कुल सही बताया, स्थितिज ऊर्जा होगी। चाहे बांध में संग्रहित पानी हो, चाहे तालाब में, नदी में, पोखरों में या फिर नहर में, कहीं भी अगर पानी स्थितिज है या फिर संग्रहित है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश 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 प्राप्त करती है। कहने का मतलब यह है कि एक गतिशील वस्तु है और वह अनिवार्य रूप से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करेगी, गतिज, यांत्रिक, स्थितिज या फिर ताप। तो आप सबको पता है कि अगर वस्तु गतिशील है तो निश्चित रूप से वह गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा ही प्राप्त करेगी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि एक कार उच्च गति 14 सेकंड चल रही है, यह जो है यह किस ऊर्जा से युक्त है। अब यहाँ पर आप देखो 14 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है और यह ऊर्जा, कहने का मतलब है कि वह गति में है ना, कार्य जो है वह गति में है तो निश्चित रूप से उसमें गतिज ऊर्जा ही होगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा है जो सदैव धनात्मक होती है, स्थितिज, गतिज, स्थितिज या स्थैतिज या फिर स्थितिज या फिर गतिज या फिर गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है हमारे सभी प्यारे भाई, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखो कहा क्या गया, ऊर्जा सदैव धनात्मक किसमें होती है। तो हमारे प्यारे भाई याद रखना ऊर्जा इसमें धनात्मक किसमें होगी, बिल्कुल गतिज ऊर्जा जो है ये धनात्मक होती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। अगर आपसे केवल और केवल कहा जाता ऊर्जा की इकाई क्या है तब आप जूल कह सकते थे। अगर आपसे कहा जाता खाद्य ऊर्जा की इकाई क्या है तब आप कैलोरी कह सकते थे। लेकिन अब आपसे कहा क्या गया कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो हमारे प्यारे भाई याद रखना किलोवाट घंटा जो होता है ये ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व या फिर इनर्शिया की व्याख्या करता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व या फिर इनर्शिया की व्याख्या करता है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो देखो न्यूटन की कौन सा नियम है, वो प्रथम नियम है और इस नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। याद रखना न्यूटन की गति विषय के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है और न्यूटन का प्रथम नियम ही है जो जड़त्व की व्याख्या करता है। अगला आपके सामने कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है किस पर, द्रव्यमान, वेग, आयतन या फिर संवेग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे सभी प्यारे भाई, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। अब देखो कहा क्या गया, एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो है किस पर निर्भर करेगी, वह उसके मॉस पर निर्भर करेगी, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए द्रव्यमान पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट कितना है अब खुद देख सकते हो। अगला है कि जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था।
अब जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने। इसीलिए न्यूटन के गतिविषयक प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? कितना इंपॉर्टेंट है? 1 2 3 4 और एक 5, 5 बार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, तो खुद देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि न्यूटन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पेड़ से सेब गिरा था तो इन्होंने ही सोचा था कि आखिर पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया इन्होंने ही तो सोचा था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ठीक है। अगला, रेखीय संवेग संरक्षण जो है ये बराबर होता है किस पर? न्यूटन के प्रथम नियम, या फिर न्यूटन के द्वितीय नियम, या फिर न्यूटन के तृतीय, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो गाइस, संवेग संरक्षण का नियम जो है ये न्यूटन के गतिविषय के तृतीय नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो लिफ्ट स्थिर वेग से ऊपर की ओर जाएगी, या फिर स्थिर वेग से नीचे की ओर, या फिर ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, या फिर नीचे की ओर त्वरित होने वाले। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, किस में होगा? फटाफट आंसर दो। तो बिल्कुल सही है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है, पहले तो स्थान दिया गया है फिर कहा गया है ये तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इनमें कौन सी ऐसी तरंग है जो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पराश्रव्य तरंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनियों की आवृत्तियों की रेंज जो है कितनी है? श्रव्य मतलब क्या हुआ? सुनने की ध्वनि। अब यहाँ पर आप याद रखना, मनुष्य जो है गाइस ये कुल कितनी, मतलब कुल कितनी आवृत्तियों को सुन सकता है, ध्वनि की आवृत्तियों को? तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक केवल और केवल सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा ध्वनि आवृत्तियों को मनुष्य नहीं सुन सकता। अगला है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। कहने का मतलब है एक अल्ट्रासोनिक या फिर प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो है किससे अधिक होगी? 2000 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से, 200 हर्ट्ज से, या फिर 20,000 हर्ट्ज से? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 20,000 हर्ट्ज से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्यारे भाई आज की क्लास ये कैसी लगी आप सभी को? आप सभी प्यारे भाई बहन अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप सब प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर तथा व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर आपको मिल जाएगी। आप जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि हिंदी की क्लास रोज शाम 7 बजे, रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे, मैथ की 12:30 बजे और जीके प्लस साइंस की शाम 7:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है। सभी प्यारे भाई बहन डेली क्लास अटेंड क्या करें। अगर आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके अंदर जज्बा है तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी। मत रोना किसी के छोड़कर जाने पर, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से। अब आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।